हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं करंट इवेंट्स के बारे में। आजकल हमारे देश में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं इसके बारे में हम जो कल हमारे यूट्यूब पर जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी, वह गूगल पर सबसे ज़्यादा चीज़ें ट्रेंडिंग पर थी, उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ जो है राहुल गांधी वर्स ऐश्वर्या राय बच्चन। तो इन दोनों का अभी एक न्यू कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि राहुल गांधी ने 4 से 5 बार अपने डिबेट्स में ऐश्वर्या राय बच्चन जी का नाम ले लिया है। तो जिसके दौरान राहुल गांधी जी को ट्रोल करा जा रहा है कि ये बार बार ऐश्वर्या राय जी का ही नाम क्यों ले रही हैं। तो इस चीज पर कुछ लोगों को आपत्ति है, जो आपत्ति उन्होंने ट्विटर पर व्यक्त करी है। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी इल्यूमिनाटी। तो कल एक टॉपिक चल रहा था यूट्यूब पर सबसे ज्यादा, जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। तो जिस दोस्त को इल्यूमिनाटी के बारे में नहीं पता हो तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम बताएंगे इल्यूमिनाटी का जन्म कहाँ पर हुआ, किन किन लोगों ने इसकी स्थापना करी और इल्यूमिनाटी आज के टाइम पर इतना प्रचलन में क्यों है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इल्यूमिनाटी से। पहले हम बात करते हैं क्या भारत में, सबसे पहले हम जान लें ये क्या चीज है। देखिए दोस्तों, 1776 में, हाँ, फिर नेक्स्ट जो पढ़ेंगे मोदी वॉशिंग मशीन है, इस चीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इल्यूमिनाटी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो है 1776 में इसका गठन होता है। एक बंदा है एडम ने इसे पहली बार शुरुआत करा था अपने 4 स्टूडेंट्स के साथ। ये टीचर थे और इनके जो 3 स्टूडेंट थे, इन्होंने एक इस ग्रुप को शुरुआत करा था। इस ग्रुप को शुरुआत करने का कारण क्या था, इन लोगों का मानना था कि जिस तरीके से यूरोप में इसकी शुरुआत हुई थी, जर्मनी के अंदर बाबरिया नामक स्थान पर। तो इनका मानना यह था कि भाई जिस तरीके से फ्रांस, यूरोप और आपका बेल्जियम, जर्मनी, इन सब जगह जिस तरीके से ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा है, वह रूढ़िवादिता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो रूढ़िवादिता को अंत करने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी शुरुआत में। फिर धीरे धीरे इसे लोगों से जोड़ा गया। 4 से 4,000 हुए, 4,000 से ज्यादा कई लाख लोग हो इसमें शामिल हुए या उन्हें इनकी जानकारी हुई। तो इल्यूमिनाटी के अंदर देखिए हम बात करते हैं, तो जैसे कि कई खुफिया जो एजेंसी है भारत की, वो इस चीज के बारे में ताक झांक में रहती है, कौन बंदा इससे जुड़ा हुआ है, कौन बंदा इससे अलग है। और 9/11 जो घटना हुई थी, कोरोना और जॉन एफ कैनेडी की मौत, और दुनिया में जितने भी बिग इवेंट्स होते हैं उन सब में कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी का हाथ देखा जाता है, या इसके जो लोग हैं वो पाए जाते हैं। और जैसे कि हम बात करें, कुछ स्टार हैं, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और कुछ एक्टर्स हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं इस तरीके का एक सिंबल होता है इल्यूमिनाटी का, जिसमें एक आंख इस तरीके की बनी होती है। तो कुछ कहीं ना कहीं लोग इसका यूज करते हुए दिख जाते हैं, ऐसे करते हुए, और अपने यहाँ आईज बनवा लेते हैं भोले बाबा की तरह। यहाँ पर आईज का देखने को मिलता है। तो हमने पता कर लिया 1776 में इसकी पहली बार शुरुआत होती है। और इसमें ज्यादातर जो लोग जुड़े थे वो थे ज्ञानी लोग, यानी कि सारे माइंडफुल लोगों को ये ग्रुप था, रूढ़िवादिता को खत्म करना चाहते थे। और हम जानते हैं फ्रांस के अंदर फ्रांसीसी क्रांति भी आई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति में भी इन्हीं लोगों को, यानी कि इल्यूमिनाटी का जो ग्रुप है, इसका प्रभाव देखने को मिला था। क्या फ्रांसीसी क्रांति इल्यूमिनाटी लोगों ने करवाई थी? ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, बट माना जाता है कि इसमें से इल्यूमिनाटी के जो लोग हैं ये फ्रांसीसी क्रांति कराने में शामिल थे। तो अब जो इसमें एक सोशल ग्रुप है और राजनीतिक ग्रुप है, इसका अंत करने की बात करी गई थी। इसमें जो फ्रांसीसी क्रांति है, यहाँ पर सोशल, सामाजिक और राजनीतिक, इसकी समाप्ता की बात करी गई थी। और 1800 देखिए 1776 में ये हो गया था इल्यूमिनाटी का गठन। और 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट था,
उसका युद्ध हुआ था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी इल्यूमिनाटी का हाथ देखा जाता है। और हम बात करें जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी जी की जो मौत हुई थी, इस मौत में भी इल्यूमिनाटी की एक महिला का जुड़ा होना देखा जाता है। एक महिला थी जो जॉन एफ कैनेडी के साथ ही थी, ब्लैक कलर का चश्मा लगा के, बट जब रिसर्च करा गया तो ये महिला कहीं भी देखने को नहीं मिली। तो माना जाता है ये महिला किससे जुड़ी हुई थी? इल्यूमिनाटी से इसके संबंध पाए जाते हैं। और बात करें हम बाबू शाका लेडी कहा जाता है, सीबीआई एफबीआई ने इसकी वो करा था। और नेक्स्ट बात करें जैसे कि ब्रैक हो गया, पैटी पेरी हो गई, जस्टिन बीवर हो गए, एनिमन क्या नाम है उन सिंगर का, एनिनम जो सिंगर है, ये सब सिंगर इसी ग्रुप से जोड़ने को मिलते हैं। और एक है ड्रेक। ड्रेक एक पॉपुलर सिंगर है जिसका भी संबंध इस ग्रुप से देखा जाता है। और वहीं बात करें हम ड्रेक के साथ जो इंडिया में संबंध पाए जाते हैं, जैसे कि मेरे को जो लगता है सिद्धू मूसेवाले की डेथ हुई थी अभी हाल ही में, तो सिद्धू मूसेवाले को कई लोग कहते हैं कि ये भी इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ या इन्फ्लुएंस था। तो बात करते हैं हम 2009 में एक इवेंट हुआ, माना जाता है माइकल जैक्सन, एमजे दुनिया जानती है। तो माइकल जैक्सन कहा जाता है, माइकल जैक्सन ने अपने आप को दुनिया में बता दिया था कि मैं इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ हूं। तो इसी चीज को रोकने के लिए कि दुनिया में ये चीज ना फैले, ना पता चले, तो इल्यूमिनाटी के लोगों ने माइकल जैक्सन को शायद मार दिया। बट इल्यूमिनाटी के जो लोग जुड़े होते हैं उनका पहला रूल यही है कि हमें किसी को कुछ चीज नहीं बतानी कि हम किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, यानी कि इल्यूमिनाटी के बारे में कभी भी बात नहीं करनी। और जो नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो इल्यूमिनाटी के जो लोग हैं, इसे आज के टाइम पर जो नया नाम दिया गया है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसका नया नाम है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और यूरोप में माना जाता है ये आज भी है। और देखिए दोस्तों, अब हम इस पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। मान लीजिए अगर आज के समय इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट है, कई सारी जो घटनाएं होती हैं हमारे समाज में वो इल्यूमिनाटी के जो विचारधारा है इसके विरुद्ध होती हैं। अगर इल्यूमिनाटी आज के टाइम पर मौजूद है तो वो इन सारी विचारधाराओं को रोक सकता है। जब वो इतने बड़े बड़े इवेंट, वर्ल्ड वॉर 1 में भी इसका साथ इन्फ्लुएंस देखा जाता है, वर्ल्ड वॉर 2 में भी, और जॉन एफ कैनेडी, यानी कि इतने बड़े बड़े जो हस्तियां हैं इन्हें मरवाने, इन सब चीजों में, तो आज के टाइम पे ये धर्म युद्ध क्यों चल रहे हैं? तो इल्यूमिनाटी को तो रुकवाना चाहिए। दुनिया में माना जाता है एक है रॉकफेलर, ये दुनिया में सबसे अमीर माने जाते हैं जो चुप रहते हैं। इस शेयर मार्केट के रूप में देखे जाता है इन्हें, शेयर मार्केट में इनका बहुत बड़ा नाम है। और एक है रॉकफेलर ही यहाँ। और एक और फैमिली है जो यूरोप की है, वो भी बहुत अमीर है, उनका संबंध भी इसी ग्रुप से माना जाता है जो कि इल्यूमिनाटी से संबंधित है। तो मेन बात हम ये करते हैं, निचोड़ पर आते हैं, अगर ये इतना ही पावरफुल ग्रुप है जो दुनिया में लड़ाइयां चल रही हैं धर्म को लेकर और एक दूसरे की विचारधारा के अपोज में खड़े हो जाना, तो ये इन चीजों को क्यों नहीं रोकता? तो मेन दोस्तों, आज के टाइम पे हम मान सकते हैं कि इल्यूमिनाटी जैसा शब्द नहीं है शायद। और जो हम देखते हैं हमारे समाज में, हमें बुराई को अंत करना चाहिए। अगर इल्यूमिनाटी में अगर अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, तो वो गरीबी का अंत करें, शिक्षा को बढ़ाएं और पर्यावरण को लेकर जागरूक करें लोगों को। अगर ये सब चीजें हैं तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? क्या मोदी सरकार वॉशिंग मशीन है? बताइए दोस्तों, क्या जो हमारी मोदी सरकार है
क्या मोदी सरकार वॉशिंग मशीन है हमारी? क्यों हम इस चीज की बात करते हैं? आइए देखिए, कुछ लोग कहते हैं भारत में क्या चल रही है, भारत में चल रही है तानाशाही। कहते हैं भाई भारत में क्या चल रही है, तानाशाही चल रही है। आपने एक ट्रेंड देखा होगा अभी हाल ही में ना, जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस नहीं, जो अपोजिशन कह लेते हैं, जो हमारा अपोजिशन है, इसके जो बिग नेता, इसके जो बड़े बड़े नेता हैं, ये कहाँ शामिल हो रहे हैं? ये शामिल हो रहे हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसा कारण क्या है? तो इतने बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल क्यों हो रहे हैं? तो आइए इन्हीं पॉइंटों पर हम बात करते हैं। देखिए, जो सभी बड़े नेता हैं, इनका मुख्य कारण क्या है? एक होता है हाउस ट्रेडिंग। इस वर्ड को आप ध्यान रखिए, हाउस ट्रेड बोलते हैं, यह हाउस ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है? इसमें लोगों को ना लालच दिया जाता है, मतलब लालच के रूप में लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। अगर हम इसका यूज देखें कि भाई बीजेपी ने इसका यूज करा कहां पर है, पहली बार कहें या जनता की नजरों में कब आया है, तो हम बात करते हैं नारायण नारे। ये कांग्रेस के नेता थे, 2018 में ये किस में आ जाते हैं? बीजेपी में आ जाते हैं। प्लस ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो एमपी के एक बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, ये किस में आ जाते हैं? बीजेपी में आ जाते हैं। सिंधिया जो है, सिंधिया तो बीजेपी में आते हैं, प्लस उनके साथ कौन आते हैं? 22 एमएलए और साथ में आ जाते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें असम की, असम जैसा कि ये है हमारा भारत, यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्ट है और बीच में हमारा असम है। असम की बात करें तो असम में एक प्रोमिनेंट नेता है जिनका नाम है हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है। तो ये पहले अपोजिशन पार्टी में हुआ करते थे। ठीक है। सेंट्रल ने क्या करा, इन्हें इन पर कुछ आरोप थे। सबसे पहले हेमंत बिस्व शर्मा पे आरोप थे कि भाई इनका जो संबंध है एक चीट फंड है। उस चीट फंड का नाम मैं बता देता हूं आपको, शारदा स्कैम। शारदा स्कैम में हेमंत बिस्व शर्मा का नाम आ रहा था, हेमंत शर्मा का नाम आ रहा था। तो जैसे ही इन्होंने बीजेपी शामिल करी, बीजेपी में शामिल हुए, तो इन पर क्या हुआ, इनका जो रिपोर्ट है वो सब ठंडे बस्ते में डाल दी। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बीजेपी में आ गए, बीजेपी में चीफ मिनिस्टर बन गई असम के। सीबीआई पहले इन पर रेड चलती थी, ईडी की इन पर रेड चलती थी। जैसे ही बीजेपी में आए, सब चीजें ठंडे बस्ते में चली गई। अब बात करते हैं अतीत पवार। अतीत पवार पर आरोप था कि इन्होंने 70,000 करोड़ का इन पर 70,000 करोड़ का क्या था, एक स्कैम था, इन्होंने स्कैम करा था मुंबई के अंदर। लेकिन जैसे ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, हट जाते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं। फिर है शुभेंदु अधिकारी, जो टीएमसी के एक बड़े नेता थे, इनका बहुत नाम आया था। टीएमसी के नेता थे शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, इनका बहुत नाम आता था। फिर कांग्रेस उस टीएमसी में थे, टीएमसी में इनका बहुत नाम आता था। फिर इन्होंने क्या शामिल ले लिया, फिर ये आ गए बीजेपी में। वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा दूध सी सफेदी, निरमा में आए मोदी सरकार के साथ जो हाथ मिलाए। वॉशिंग पाउडर बीजेपी। ठीक है दोस्तों, घोटाले करो, दब के बीजेपी में आओ, मजे करो। फिर इन पर भी शुभेंदु अधिकारी पर भी क्या हुआ, इनके जो पुराने केस थे वो सब रफा दफा कर दिए गए और इन्हें बीजेपी में क्लीन चिट मिलती गई। अब बीजेपी ने क्या बोला, भाई बीजेपी
अगर कोई सामने वाला बंदा ये सारे आरोप लगाता है तो फिर बीजेपी का भी तो आंसर आएगा, तो फिर बीजेपी की भी बात सुनते हैं। क्या ये बात उचित है या नहीं उचित है? देखिए, जो हेमंत विश्व शर्मा है, इन पर जांच चलती है। इन पर जांच चलने के बाद कोई भी पुख्ता सबूत नहीं पाया जाता है कि ये उस चीट फंड में थे या नहीं थे। चीट फंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? शारदा स्कैम में ये थे या नहीं थे। फिर बात करते हैं हम, कुछ बीजेपी नेता खुद स्कैम में शामिल होते हैं। मतलब मान लीजिए जैसे कि कोई बीजेपी नेता है, ठीक है, और वो स्कैम में फंस गया, तो सरकार क्या करती है, इसे खुद पकड़वाती है और इसे अपनी पार्टी से हटा देती है। जैसे कि हम बात करें, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, लक्ष्मीकांत शर्मा। ये एमपी के एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इन पर आरोप लगा कि भाई इन्होंने क्या करा है, कम से कम नहीं तो कई हजार करोड़ का, मतलब कई करोड़, 7 करोड़ का, जिन्हें 8 करोड़ का इन पर क्या है आरोप था कि इन्होंने घूस ली है। तो इन्हें पकड़ा गया, इन पर रिपोर्ट चली, ये बीजेपी से बर्खास्त हुए। फिर बात करते हैं 2020 में मोहित कामजूर, इन पर भी 67 करोड़ का आरोप लगा, तो इन पर भी केस चल रहा है। फिर नेक्स्ट है पीवीएस शर्मा, जो वाइस प्रेसिडेंट थे भूतपूर्व बीजेपी में। तो ईडी ने इन्हें भी अपने अंदर ले रखा है, भाई तुम, इन पर भी कार्रवाई चल रही है। तो बीजेपी का कहना यह है कि भाई ऐसी बात नहीं है, जो बीजेपी में आता है वही साफ हो जाता है। अगर हमारे ही पार्टी में कोई गंदा आदमी है तो हम इसका भी पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भाई देखो, सरकार नीति बनाती है अच्छे कामों के लिए, लेकिन हर बंदे के अंदर घुसकर नहीं देख सकती। जब हर बंदे के अंदर सरकार घुसकर नहीं देख सकती, तो किसके मन में क्या चीज चल रही है, तो ये तो थोड़ा पर्सनल वो आ गया यहाँ पे पॉइंट, कि भाई अब पर्सनल हम थोड़ी ना किसी के अंदर कुछ जान सकते हैं। तो इसलिए सरकार जिस जिस आदमी को गलत देखती है उसे बर्खास्त करती है, और जिस आदमी के ऊपर केस चल रहे होते हैं या वो आदमी किसी केस में लिप्त है, तो उसे अपनी पार्टी में शामिल नहीं करती। अगर वो सही ठहराया जाता है तो उसे सरकार हटा देती है। अगर हम बात करें कि भाई बीजेपी में आ गए तो तुम्हारे सारे केस खत्म हो जाएंगे, अगर तुम किसी और पार्टी में चलोगे तो तुम्हारे सारे केस उखड़ जाएंगे, क्या ये बीजेपी ही गवर्नमेंट करती है? आइए चलिए बात करते हैं। 2014 से पहले जो हमारे राहुल गांधी जी के जो वो थे, राहुल गांधी जी की सरकार थी, इसमें भी कुछ क्या करते हैं, इसमें भी पहले बहुत सारे कांड हुए हैं इसी तरीके के। अगर हम एक बात ध्यान रखें, जो हमारी बीजेपी सरकार है ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत बढ़िया तरीके से करती है। डिजिटल मार्केटिंग में आप देखेंगे तो एक तरफ से आलू डालेंगे तो एक तरफ से सोना निकलेगा। अगर आपने ये वाला मीम देखा हो तो ये राहुल गांधी जी कहते हैं, ये मोदी जी के शब्द हैं, अगर आपने पूरा देखा होगा तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग का कितना बढ़िया योगदान है। राहुल गांधी जी के मीम्स बनते हैं गूगल पर, मजाक उड़ाया जाता है। अगर हम बात करें एक और चीज है, देखिए इंडिया अलायंस के साथ हम देखते हैं भाई भारत में क्या बना था, अभी खूब बड़ा अलायंस बना था। बीजेपी की ही बात कर रहे हैं, बीजेपी कितनी पावरफुल पार्टी है। ये जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वो पावरफुल बन जाती है, उन्हें चीजों का यूज करना आ जाता है। तो जैसे कि हम देखते हैं इंडिया अलायंस बना था, तो इंडिया अलायंस में 27 पार्टी थी, लेकिन धीरे से एक बंदा इसमें से अलग हो गया, नीतीश कुमार, जिसे इस अलायंस का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। तो जैसे ही नीतीश कुमार अलग हुए तो ये पार्टी क्या है, बिखरती चली गई, इंडिया अलायंस टूटता चले गया। तो यही सारी टैक्टिक यूज करी किसने, बीजेपी सरकार ने कह सकते हैं। ये अंदर ही अंदर उनके दिमाग में कुछ चीज चल रही होगी कि मेरे को अलग होना है, बट फायदा किसका हुआ यहाँ पर, बीजेपी का। तो सभी टैक्टिक का यूज करते हैं। 2004 में 2004 में तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी,
तो 2004 की बात करें तो आईबी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला कि भाई मेरे को क्या करा गया, मेरे को फोर्स करा गया झूठी कार्यवाही लिखने पर। किसके ऊपर? पीएम मोदी जी के ऊपर, कि भाई इनके ऊपर आप कार्रवाई करो, इन्हें जेल में डालो। तो उस टाइम तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो विपक्षी पार्टी ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने क्या करा, इन्हें जेल में भिजवाया। वही हम बात करें 2010 में आईपीएस हैं मीता जौहरी, इन पर क्या करा गया, इन पर ये सीबीआई के थ्रू अमित शाह को जेल भेजने की बात करी गई है। भाई अमित शाह को जेल में भेजा जाए 2010 में। फिर हम बात करते हैं यूपीए की जो सरकार है 2008 में ममता बनर्जी के टाइम पर सीबीआई का यूज करा इन्होंने। ममता बनर्जी जी ने, ममता दीदी ने क्या करा, एक संवेदा अधिकारी था, उसे जेल भेज दिया पुलिस के सहारे, कि भाई पुलिस तो स्टेट के अंदर आती है, तो स्टेट के अंदर ममता जी की सरकार थी, ममता जी ने क्या करा, भाई ये ज्यादा बोल रहा है, इसे अंदर पुलिस के अंदर डाल दो। अगर हम बात करें दिल्ली में आम आदमी सरकार ने क्या करा, तेजिंदर बग्गा एक आदमी है जिसने क्या करा, आम आदमी पार्टी का विरोध करा और इसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब से पकड़ कर लिया ही, बताओ। वही महाराष्ट्र में हम बात करें, जो शिवसेना के लीडर हैं, उनका जो फोन है, उनका फोन टैप था। बीजेपी के जो लीडर हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका फोन टैप मिलता है कि भाई इनका फोन टैप हो रहा है। तो यानी कि 1951 में नेहरू जी ने करा था। नेहरू जी के एक अपोनेंट थे गोपी चंद पंजाब के अंदर, तो इन्हें हटा दिया था नेहरू जी ने। इंदिरा गांधी ने साउथ में एक पार्टी है तो सीपीआई को गिराने की कोशिश करी थी कि भाई सीपीआई को हटाओ, सीपीआई क्योंकि साउथ में तो भी कांग्रेस आती नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने पावरों का अलग अलग यूज करा, गुजरात में मंत्रियों को हटा दिया। टीएन रामा प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाते थे साउथ के अंदर। हाँ जी, एज अ वोटर हम क्या कर सकते हैं भाई, एज अ वोटर हम क्या कर सकते हैं, हम आवाज उठा सकते हैं कि भाई ये आपने गलत काम करा है, ये आपने सही काम करा है। ऐसे मुद्दों पर जनता भी शांत बैठी रहती है। जनता, किसान अपनी बात आती तो जनता किसान आंदोलन तक कर देती है। और जब इतने बड़े बड़े मुद्दे आते हैं तो जनता इन पर सवाल क्यों नहीं उठाती है। तो हम सभी को मिलकर इस पर जवाब उठाना चाहिए, क्वेश्चन उठाने चाहिए कि भाई किस तरीके से हमारी सरकार ऐसे दूसरी पार्टी को हरेस कर रही है। अभी हाल ही में जो राहुल गांधी जी के जो मीम चल रहे हैं, इस पर हमें रिएक्ट ना कर हमें अपना विरोध प्रदर्शन दिखाना चाहिए कि भाई बेशक हम राहुल गांधी जी को पसंद ना करें, बीजेपी को लाइक करें, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदे का इतना मजाक उड़ता है या एक बंदे को इतना नीचे दिखाया जाता है। हमारे समाज में एक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए एक तगड़ा अपोजिशन होना भी उतना ही जरूरी है जितना एक घर में बने हुए एक पिलर की वैल्यू होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे इसी पर। देश दुनिया में क्या चीजें चल रही हैं, वर्ल्ड अफेयर में क्या चल रहा है, ऐसे ही हम 5 से 10 टॉपिक लेंगे और इन्हें डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।